जयराम गडकरी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बहुत बहुत स्वागत न्यूज इंडिया डायलॉग 2024 के मंच पर आने के लिए बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही पंकज सिंह जी, डायरेक्टर न्यूज इंडिया निम्स यूनिवर्सिटी, बहुत बहुत स्वागत। अभिवादन स्वीकार सर, आसन ग्रहण कीजिए माननीय नितिन जयराम गडकरी जी। अब हमारा संवाद उनके साथ कुछ ही देर में शुरू होगा, लेकिन उससे पहले नितिन जयराम गडकरी जो कि किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। आज कहा जाता है कि विदेशों जैसी सड़कें अगर हमारे देश में है तो उसका क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो एक ही नाम है, नितिन जयराम गडकरी। सबसे पहले स्वागत। और उनके लिए हमने कुछ छोटा सा क्लिप तैयार किया है, जरूर सर देखिएगा आप भी और हमारे साथ जितने भी ऑडियंस है। एक प्यारा सा छोटा सा क्लिप नितिन जयराम गडकरी जी के। सपने सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, सपनों को पूरा किया जा सकता है। वर्तमान राजनीति में अगर इस वाक्य को कोई पूरा करने का मादा रखता है तो वो हैं देश के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। बसों को हवा में उड़ाना, जहाज को पानी में उतारना, ये सपने देश को अगर कोई दिखाकर हकीकत में बदल सकता है तो वो नाम है नितिन गडकरी का। वहीं देश में सड़कों का जाल बिछाने का जो सपना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था, उसे पूरा करने का काम उन्हीं के शिष्य नितिन गडकरी कर रहे हैं। इसीलिए लोग आपको रोडमैन, रोडकरी जैसे नाम भी देने लगे हैं। जैसे जैसे देश में शहरों के बीच की दूरी कम हो रही है, वैसे वैसे देश का ऑटोमोबाइल सेक्टर भी मजबूत होता जा रहा है। और इसका श्रेय अगर किसी एक शख्स को जाता है तो वो हैं नितिन गडकरी। वर्तमान राजनीति में नितिन गडकरी ही एक ऐसा नाम है जिसके मुरीद विरोधी भी हैं। आपका हमेशा मानना रहा है कि राजनीति सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का एक साधन है और एक राजनेता का कर्तव्य गरीबों और वंचितों की सेवा करना है। यही आदर्श हमेशा आपके शासन मॉडल में प्रतिबिंबित होता है। आप हमेशा राष्ट्र प्रथम की नीति में विश्वास करते हैं। न्यूज इंडिया के इस मंच पर सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी का तहे दिल से स्वागत है। और बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ ये मंच साझा करने के लिए माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन जयराम गडकरी जी। और हमारे साथ मंच मेरे को एंकर अभिषेक विजय भी साझा करेंगे। और बहुत बहुत स्वागत सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन भी हूँ। धीरे धीरे सवालों का जो हमारा दौर है वो शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जो सड़कों का जाल आज हम विदेशों के तर्ज पर अपने देश में देखते हैं, ये जो मोटिवेशन सर आपके अंदर आया कि हम अपने देश में, भारत में, जहां हम सोच भी नहीं सकते थे कि विदेशों जैसी हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ होंगी, हम हाइड्रोजन वाली बसें देखेंगे, हमारे पास सड़कें ऐसी होंगी जहां हम मीलों की दूरी जहां हम घंटों में तय करते थे वो हम कुछ ही घंटों में, 1 घंटे 1.5 घंटे की दूरी में हम तय करेंगे। और बहुत बड़ा एग्जाम्पल जयपुर और दिल्ली हाईवे है, पुणे और मुंबई हाईवे भी है। सर क्या कहेंगे, मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि हर व्यक्ति अपने परिवार के बारे में सोचता है और स्वाभाविक रूप से अपने बेटों के बारे में सोचता है। मैं जब विद्यार्थी था तो बाद में विद्यार्थी परिषद का जब काम कर रहा था तो एक सदाशिवराव देवधर करके हमारे क्षेत्रीय प्रचारक थे, तो वो एमएससी फिजिक्स में थे। तो मैंने उनको बताया कि आपके घर में आपकी बहन है जिसकी शादी नहीं हुई, परिवार गरीब है, पंढरपुर से थे, तो आप ये सब परिवार के तरफ ध्यान न देते हुए आप ये अविवाहित रहकर देश के लिए संघ के प्रचारक के रूप में काम कर रहे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत सिंपल बात है कि जिस दिन व्यक्ति ये समझता है कि पूरा देश मेरा परिवार है और उस परिवार के लिए मुझे काम करना है, तो वही स्पिरिट उसके मन में है। तो मैं बहुत सामान्य व्यक्ति हूँ और मेरी कन्विक्शन में मैं ये मानता हूँ कि पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। और मैं जहाँ भी हूँ समाज के लिए, देश के लिए, गरीब के लिए
विकास के लिए अच्छा काम अगर कोई कर सकता हूँ तो करने की कोशिश करनी चाहिए। यही संस्कार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विद्यार्थी परिषद में मिला। उस मालिका में से एक छोटा सा कार्यकर्ता मैं हूँ जिसको मुझे मोटिवेशन मिला और मैं करता गया। योगायोग से महाराष्ट्र में मंत्री बना तो मुझे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट मिला, तो मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट, 55 उड्डान पुल, ये सक्सेस स्टोरी देखकर वाजपेयी जी ने मुझे बुलाया और मुझे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाने का सौभाग्य मिला। फिर नेशनल हाईवे के ऊपर भी मैंने कुछ वर्क उस समय वाजपेयी जी के आदेश पर किया था। तो स्वाभाविक से रोड के साथ में जुड़ने के बाद जब मोदी जी की सरकार आई तो अनेक लोग मंत्री बन रहे थे, तो मोदी जी ने जब मुझे बुलाया तो मुझे पूछा कि आपको कौन सा विभाग चाहिए, तो मैंने कहा रोड। तो उन्होंने कहा कि ये जो पहले 4-5 विभाग है उसमें ये नहीं आता, डिफेंस, होम, विदेश मंत्रालय। तो मैं उस समय पूर्व अध्यक्ष था पार्टी का, तो मैंने कहा वो ग्रेडेशन से कोई मतलब नहीं, क्योंकि मेरा एक्सपर्टाइज है तो मैं ये काम अच्छा कर पाऊँगा। तो उन्होंने जिम्मेदारी दी और 10 साल मुझे काम करने का मौका मिला। अब समझता हूँ कि जो भी अच्छा हो सकता है करें। आज मैं आपको अच्छी बात बताऊँ, मैं पहली बार आज बाहर बोल रहा हूँ कि यहाँ आने के लिए मुझे आधा घंटा देरी हुई, क्योंकि आज NHI की BOT प्रोजेक्ट्स के बारे में एक अच्छी कॉन्फ्रेंस थी जिसमें इन्वेस्टर, बैंकर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, अधिकारी सब थे। और आज ही हमने 2.25 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट BOT के हमने लॉन्च किए और लोगों को ऑफर किए कि आप इन्वेस्टमेंट करके इसमें आओ। सर, आपके लिए कहा जाता है कि नितिन जी उन मंत्रियों में आते हैं जो बहुत डाउन टू अर्थ हैं और आपसे युवाओं का जो संवाद है बेझिझक आपसे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में छात्र पूछते हैं। आपने सर हालिया समय में कहा है कि आपका जो मकसद है, मेन मोटिव है देश में पेट्रोल और डीजल के जो हम आयात करते हैं उसे आप कह रहे हैं कि हम रोकना चाहते हैं। सर, ये कैसे पॉसिबल होगा और आप इस विजन में काम कैसे कर रहे हैं? देखिए, ये 100% पॉसिबल है। 2004 से मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। इस देश का किसान इस देश के लिए ऊर्जा बना सकता है। अब मैं आपको एविडेंस देता हूँ। अभी आया हूँ मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी में। मेरे घर में है, किसानों ने तैयार किया जो इथेनॉल है, जो गन्ने के जूस से बनता है, मोलाइसिस से बनता है, ब्रोकन राइस से बनता है, मक्के से बनता है, बाम्बू से बनता है, बायोमास से बनता है, परली से बनता है। तो ये इथेनॉल पर चलने वाली 100% वर्ल्ड की पहली यूरो 6 एमिशन नॉर्म्स को पूरी करने वाली गाड़ी मेरे पास है और उसमें 100% इथेनॉल पे चलती है। वो जो गाड़ी है वो 60% इथेनॉल डालने के बाद 60% बिजली तैयार करती है, बिजली पे चलती है, और 40% इथेनॉल पे चलती है। पेट्रोल भी डाला जा सकता है। इनोवा गाड़ी है, उसका अगर एवरेज के हिसाब से पेट्रोल गाड़ी से तुलना करेंगे तो पेट्रोल का भाव 25 रुपये लीटर आता है। मैं 5-6 महीने से गाड़ी यूज़ कर रहा हूँ, कभी रुकी नहीं, आवाज़ नहीं, धुआं नहीं, पोल्यूशन नहीं। मेरे पास हाइड्रोजन की गाड़ी है। ये गाड़ी का नाम है मिराई। जापानी वर्ड मिराई है, उसका नाम है भविष्य। हाइड्रोजन हमारे भविष्य का फ्यूल है। अब हाइड्रोजन 4 प्रकार का है। ब्राउन हाइड्रोजन जो पेट्रोलियम से होता है, ब्लैक हाइड्रोजन जो कोयले से होता है, और गंदे पानी से भी और बायोमास से और ऑर्गेनिक वेस्ट से भी हम बना सकते हैं, वो ग्रीन हाइड्रोजन होता है। अब ग्रीन हाइड्रोजन में अभी इलेक्ट्रोलाइजर प्रोसेस से करेंगे तो 50 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी लगती है, तो 150 रुपये की पावर ही हो गई। पर अब टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है कि हम मीथेन बनाकर मीथेन से हाइड्रोजन निकालेंगे, तो ये ग्रीन हाइड्रोजन तैयार होगा। तो हमारा प्रयास है कि $1 भाव होगा। अब $1 भाव होगा तो 1 किलो का, तो 1 किलो हाइड्रोजन इक्वल टू 4 लीटर डीजल। तो डीजल का भाव 110 रुपये ने 440 रुपये के डीजल के बजाय 80 रुपये का हाइड्रोजन पे उतना हमको एवरेज मिलेगा। पोल्यूशन फ्री, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट और इंडिजीनियस। हमारे देश में आपको पता होगा हम 16 लाख करोड़ रुपए का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं। अब 4 बार मैं खोखल रहा हूँ, यहाँ ये दिल्ली में इतना प्रदूषण है और उससे हम 40% ट्रांसपोर्ट सेक्टर से प्रदूषण होता है, ये विदेशों से आयात होता है। और इसलिए अब इथेनॉल की गाड़ी आई। अब G20 में हमारी
बायोफ्यूल पे अलायंस हुई। अब परली से जो परली जलती है, पानीपत में एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ, इंडियन ऑयल ने शुरू किया, मेरा बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है। उसमें से 1 लाख लीटर इथेनॉल पर डे, 150 टन बायो बिटुमिन, जो हम लोग 30 लाख टन इंपोर्ट करते हैं, उसका अल्टरनेटिव परली से बिटुमिन बनेगा। और तीसरा 76,000 टन बायो एविएशन फ्यूल। हमारे 2 साल पहले 26 जनवरी को हमारा पूरे हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट 100% बायो एविएशन फ्यूल पे चले। मैंने खुद इनिशिएटिव लेकर स्पाइस जेट का विमान हमने देहरादून से दिल्ली 50% बायो एविएशन फ्यूल पे लाया। अब वो दिन दूर नहीं है कि 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट धीरे धीरे कम होगा। अब इलेक्ट्रिक की गाड़ी आई, अब इलेक्ट्रिक में स्कूटर्स आई, कार आई, बसेस आई, अब ट्रैक्टर आ रहा है, अभी इलेक्ट्रिक पर इक्विपमेंट आ गए, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के। और वो दिन दूर नहीं, मैं जब बोलता था आपके जैसे कार्यक्रम में जाता था तो लोग मुझे पूछते थे गाड़ी रास्ते में बंद पड़ी तो कैसा होगा, धक्का मारना पड़ेगा क्या। अब मैं पूछता हूँ कोई गाड़ी बंद पड़ी, अब इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार, अब इलेक्ट्रिक कार की वेटिंग लिस्ट है। अब मेरे पास लोग आते हैं कि जरा आउट ऑफ टर्न गाड़ी मिला के दो, तो आज इलेक्ट्रिक कार आ गई। अब आपको बताओ 5 साल के अंदर आपको पूरी बसेस इलेक्ट्रिक की दिखेगी। अब देखिए कि 100 रुपये का पेट्रोल जहाँ लगता है वहाँ बिजली 6 रुपये 7 रुपये की लगती है। तो ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस। और इलेक्ट्रिक जो बिजली है वो हमारे देश में तैयार होती है, हाइड्रो पावर, सोलर पावर, ये जो ग्रीन पावर है। तो हम 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट बचाएंगे, ये पैसा किसानों के जेब में जाएगा, देश में नए रोजगार निर्माण होंगे, देश आर्थिक दृष्टि से समृद्ध संपन्न होगा और देश को प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। नितिन जी, इसमें एक और चीज़ है, जैसे कहा यह जाता है कि नितिन गडकरी के आइडियाज़ जो होते हैं बड़े खुराफाती होते हैं। बस हवा में चला देना, जहाज को पानी पे उतार देना, ये सपने जैसा था। और एवी जो अभी हमने चलाई उसमें यही कहा कि सपने देखकर देश में और उससे पूरा अगर कोई करने का मादा रखता है तो वो नितिन गडकरी हैं। ये आइडियाज खुराफाती आते कैसे हैं सर? देखो, पहली बात तो ऐसी है कि सपने दिखाने वाले नेता लोगों को बड़े अच्छे लगते हैं, पर दिखाए सपने जो पूरे नहीं करते उसको जनता बहुत ठोकती है और सपने पूरे करते तो विश्वास रखती है। पहली बात तो मैं मुंबई में हवाई जहाज में समुद्र में पानी में उतरा, फिर वो हवाई जहाज मोदी जी ने मुझे आग्रह किया और मैंने वो उसकी व्यवस्था करके हमारे अहमदाबाद में जो अब साबरमती का है वाटर फ्रंट, वहाँ से मोदी जी उड़कर सरदार सरोवर गए। उसमें एक इंजन वाला भी कोई किस्सा था? एक सिंगल इंजन का था। अब प्रधानमंत्री के लिए नियम है कि वो डबल इंजन में जाए, तो फिर मुझे नृपेंद्र मिश्रा जी ने फ़ोन किया कि प्रधानमंत्री जी उसमें जाना चाहते हैं और ये आप उनको समझाइए, तो ये ठीक नहीं है। तो मैंने प्रधानमंत्री को फ़ोन किया कि वो इंजन सुरक्षा के दृष्टि से सिंगल इंजन है, तो मैंने बाकी तो व्यवस्था कर दी, सब फ्लोटिंग वगैरह डाल के वो जेटी वगैरह बना दी। तो मुझे उन्होंने पूछा कि नीमो की बात नितिन जी आप कब से करने लगे? तो मुझे इतना ही कहना है कि ये प्रूव हुआ। अभी मैं बंगलोर में हवा में उड़ने वाली डबल डेकर बस के लिए सर्वे कर रहा हूँ और देश में 260 रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे बना रहा हूँ। अभी हम लोग सब बैठे, हमारे यहाँ महाराष्ट्र में माहूर करके जगह है। दिल्ली जयपुर का भी कोई प्लान? दिल्ली जयपुर का भी, दिल्ली जलपुर में इलेक्ट्रिक हाईवे बना रहे हैं कि केबल होगी, 3 बसेस जोड़ के होगी। मैं भी जकोस्लोवाकिया में मैं स्कोडा कंपनी में देख कर आया, उनको मैंने बुलाया, टाटा सब लोग वर्क कर रहे हैं और वो इलेक्ट्रिक पे चलेगी। और उस बस में बिजनेस क्लास होगा, सामने लैपटॉप होगा, जैसे हवाई जहाज में चाय नाश्ता मिलता है, चाय मिलता है, वैसे चाय नाश्ता मिलेगा, अच्छी सीट मिलेगी, सो के जाओगे और टिकट रेट डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा। तो ये निश्चित रूप से संभव है। अभी उसमें दूसरी भी टेक्नोलॉजी है कि बस खड़ी होती है, खप कर उसको 4-5 मिनट में होती है, फिर ऊपर उठता है, उसको केबल डालने की जरूरत नहीं। तो ये सीमेंस की टेक्नोलॉजी है। तो हम लोग अभी विचार कर रहे हैं कि ये भी हो। और मैं 260 रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर, और अब आने वाले शायद अगले महीने की इसमें हम लोग बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं रोपवे, केबल कार की,
और इसमें वर्ल्ड की पूरी कंपनी आ रही है। तो ये सर अपने आपने इलेक्ट्रिक बसों के बारे में, इलेक्ट्रिक जो परिवहन है उसको बढ़ावा देने की बात की और आपने कहा कि न्यू जनरेशन जो हमारा होगा वो इलेक्ट्रिकल ज़्यादा होगा, जो व्हीकल्स हमारे होंगे। आपने हाइड्रोजन की बात की, लेकिन कई ऐसे रिपोर्ट भी देश में आएंगे, इसमें कहा गया कि ठीक है आप इलेक्ट्रिकल परिवहन की बात तो करते हैं, लेकिन पूर्ति कहाँ से करेंगे, कैसे होगा, मैनेज कैसे होगा? देखिए, हमारे देश में इलेक्ट्रिक की कमी नहीं है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, अभी आपको पता होगा कि हमारे पावर बास्केट में 38% से ज़्यादा पावर सोलर से आती है। और सोलर जब शुरू हुआ तो पावर का रेट 16 रुपये यूनिट था, अब 2 रुपये 40 पैसे आया। तो ये सस्ता है। आप जो अभी ये बिजली खरीद रहे हो इसमें तो रेट 10-12 रुपये यूनिट का है। मैंने एक ऑडिटोरियम बनाया नागपुर में, सुरेश भट्ट करके सभागृह है, उसमें करीब 2500 लोग बैठते हैं और पूरे कार्यक्रम सोलर पे चलते हैं, एयर कंडीशन से लेके। तो मेरा आपको कहना है कि हमारे देश की स्वदेशी विचारों के आधार पर स्वदेशी स्वातंत्र्य ये हमारे लिए मिशन है। और इसलिए हमारे देश में हम बिजली तैयार करेंगे, हमारे देश में हाइड्रोजन तैयार करेंगे, हमारा किसान इथेनॉल तैयार करेगा, हमारा किसान ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करेगा। और हमारे देश में इलेक्ट्रिक में अब जो लिथियम आयन बैटरी है जिसकी कॉस्ट पर किलोवाट $150 पर किलोवाट पर आवर है, अब वो कम होके 112 पर आई है और जल्दी वो $100 पे आएगी। तो पेट्रोल डीजल व्हीकल और इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत एक होगी और पेट्रोल व्हीकल को चलाने के लिए 100 रुपये लगेंगे और इलेक्ट्रिक के लिए 8 रुपये लगेंगे। तो लेना ही है लोगों ने। अब मर्सिडीज का मैंने लॉन्च किया शाकन में, तो उन्होंने चेयरमैन आए थे, उन्होंने कहा अब हमने तय किया कि मर्सिडीज अब पूरी इलेक्ट्रिक पर ही निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक आ रहा है, इथेनॉल फ्लेक्स इंजन आ रहा है। अभी इसका हीरो, होंडा, टीवीएस और बजाज की स्कूटर फ्लेक्स इंजन पे पूरी तरह इथेनॉल पर आई है। और अभी इंडियन ऑयल ने मुझे प्रॉमिस किया है कि देश में वो 300 इथेनॉल के पंप खोल रहे हैं। तो इथेनॉल हमारे किसानों का फ्यूल है, ग्रीन फ्यूल है। हमारे देश का इंपोर्ट अगर 16 लाख करोड़ बचेगा तो देश की इकोनॉमी को कितना फायदा होगा, ये दिल्ली का प्रदूषण कम होगा और एक प्रकार से हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी, नए रोजगार निर्माण होंगे। तो मुझे लगता है ये देश के लिए फायदे का ही होगा। असुरक्षित ड्राइविंग हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या है और आपने हालिया समय में कहा भी है कि 2030 तक आप देश में 50% रोड एक्सीडेंट्स जो हैं उसे रोक देंगे। ये पॉसिबल कैसे होगा सर? बहुत बड़ा ये सर। ये मेरे डिपार्टमेंट में मैं ये स्वीकार करता हूँ कि एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कोशिश करने के बाद सफलता नहीं मिली है। हमारे देश में एक्सीडेंट कम होने के बजाय बढ़े हैं। 1,68,000 लोग रोड एक्सीडेंट में मरते हैं, उसमें से 18 से 34 वयोगट के 65% है। यंग डॉक्टर, इंजीनियर मरते हैं और 3 लाख लोगों के हाथ पैर टूट जाते हैं और देश का 3% जीडीपी का नुकसान होता है। इसके 3 कारण हैं: रोड इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। हमने इस पर काफ़ी बातें कभी, इकोनॉमिक मॉडल में भी 6 एयरबैग लाई है, पूरे चेंजेस किए। हमने नया मोटर व्हीकल एक्ट लाया, फिर इसमें इमरजेंसी करके एक है, उसमें हम अब अलग अलग प्रकार का तुरंत निकाल कर एडमिट करने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की। सबसे इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन, ह्यूमन बिहेवियर। अब हमारे यही लोग हिंदुस्तानी जब फॉरेन में जाते हैं तो बिल्कुल नियमों का पालन करते हैं और यहाँ जब घूमते हैं तो रेड सिग्नल का तो गाड़ी घुसा देते हैं। ट्रैफिक लेन जो होती है, लेन डिसिप्लिन, अगर हेवी व्हीकल ने एक ही लेन में पीछे सबसे आखिरी लेन में वो उधर घुसा देता है, कोई इधर घुसता है। अभी दिल्ली में रेड पे हाईवे हुआ, एक्सीडेंट हुआ तो एक स्कूल वैन ने रॉन्ग साइड आई और जिसके कारण एक्सीडेंट 6 लोग मर गए। तो कभी ना कभी कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं, ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए मैं कानून से चलूंगा, कानून के प्रति सम्मान रखूंगा। रेड सिग्नल होगा तो रुकूंगा, हेलमेट, स्कूटर वाला होगा तो हेलमेट पहनूंगा। मैं मोबाइल रखकर गाड़ी चलाते हुए और ये बात नहीं करूंगा। मैं वन वे जो है इसमें रोड के जो डिसिप्लिन नियम है रोड सेफ्टी के, उसका पालन करूंगा। अगर ये लोगों का ह्यूमन बिहेवियर बदल जाएगा तो सक्सेस होगा। हम कोशिश कर रहे हैं और अभी आज ही सुधा मूर्ति जी ने 2 दिन पहले बेंगलोर में कार्यक्रम किया। 3 तारीख को अमिताभ बच्चन और मैं दिन भर रोड सेफ्टी का कैंपेन कर रहे हैं।
काफ़ी कार्यक्रम कर रहे हैं, मीडिया वाले कर रहे हैं, लोगों में जा रहे हैं। आप भी हमको सहयोग करिए, पर लोगों का जब तक ह्यूमन बिहेवियर नहीं बदलेगा, माइंडसेट नहीं चेंज, माइंडसेट तब तक ये सब, इसलिए छोटे बच्चों में कार्यक्रम कर रहे हैं, स्कूल में कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। आप भी इसमें मदद करिए और हम सब लोग मिलकर 2030 तक 50% एक्सीडेंट, 50% डेथ कम करने की कोशिश करें। बहुत बड़ा सपना, और हम सभी की उम्मीदें हैं आपसे कि ये जो सपना है आपका, हम सब मिलकर जरूर पूरा करें, अवेयरनेस जरूर फैलाएंगे। आपके पास समय बहुत कम है सर, और ऐसे में जाते जाते अमेरिका जैसी सड़कें हम लोगों को कब तक दे पाएंगे आप? कौन से? अमेरिका जैसी सड़कें पूरे देश को। नहीं, वो तो अभी हमारे यहाँ 2024 समाप्त होने के पहले जी, अमेरिका के बराबर हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ये मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटी बात जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल प्लीज। एक अमेरिका से आए हुए सज्जन थे जी, उन्होंने मुझे कहा आप गलत बोल रहे हो, आज ही हिंदुस्तान में ऐसे अनेक रोड है वो अमेरिका से अच्छे हैं। बहुत बड़ी बात है ये, और हम सब आपको पता है बिल्कुल। ये दिल्ली मेरठ जो हाईवे है जी, ये जाते हैं अपने, मुझे थोड़ा दिल्ली के नाम कम मालूम है, ये जो ITO से जाते हैं ना, जी सर, ये 16 लेन का है, अक्षरधाम मंदिर के सामने 16 लेन का। हाँ, NH24। एक समय मैं वहाँ वो डॉक्टर शर्मा जी के हॉस्पिटल में आयुर्वेद ट्रीटमेंट के लिए जाता था, 1.5 घंटा जाने के लिए, 1.5 घंटा आने के लिए। अब तो 15 मिनट में पहुंच जाता हूँ मेरे घर से, और मेरठ से दिल्ली 4.5 घंटे लगते हैं, 45 मिनट में हो गया। तो मेरठ में मैं गया तो लोगों ने मुझे बताया कि आजकल हम आइसक्रीम खाने के लिए कैनॉट प्लेस जाते हैं। तो अब दिल्ली के आजू बाजू में हम 65,000 करोड़ के काम कर रहे हैं। ये जो द्वारका एक्सप्रेस हाईवे, UR2, हमने उसमें 25 लाख टन कचरा दिल्ली का डाल दिया। तो अब ये सब बनने के बाद मैं विश्वास के साथ बताता हूं कि दिल्ली की डेवलपमेंट और दिल्ली की उधर नई सैटेलाइट सिटीज बनेगी, गुड़गांव और नोएडा जैसी, और निश्चित रूप से दिल्ली को थोड़ा ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रीति, एक जी, छोटा सवाल बस है, समय शायद हमें बीजेपी फिर सत्ता में आती है तो नितिन गडकरी की आप फिर यही चाहेंगे परिवहन मंत्रालय उन्हें मिले? सर, कौन सा डिपार्टमेंट देना और नहीं देना ये प्रधानमंत्री का अधिकार। नितिन गडकरी की चॉइस। मैं नहीं चाहता, मैं तो जो काम मिलता है वो करता हूँ। वैसे आपको पता नहीं होगा, मैं रोड से ज्यादा काम एग्रीकल्चर में करता हूँ। जी सर, और मुझे 7 डिलीट्स मिली है, उसमें से 4 डिलीट एग्रीकल्चर साइंस। जैसे मैं बहुत बड़ी बात कह दी वैसे आपने, तो मैं तो मेरा पैशन तो मैं गांव गरीब मजदूर किसान के लिए रूरल एग्रीकल्चर और ट्राइबल इकोनॉमी में, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स में मैं ज्यादा इंटरेस्ट लेके काम करता हूँ। बहुत बड़ी बात बोली है सर आपने ये। बिल्कुल। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हंसते हंसते। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री नितिन जयराम गडकरी जी, बिग फ्लॉज और साथ ही बिग फैन सर। हम सभी आपके काम से बहुत प्रेरित, और आपका जो सपना है हम सब मिलकर उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक बार जल्दी से जोरदार तालियां हो जाए नितिन जयराम गडकरी के लिए। ये वो शख्स हैं जिन्होंने भारत का सपना सड़क के जरिए उतारा है। हम सभी का सपना नितिन जयराम गडकरी जी ने पूरा किया है, और ये किताब जो कि निम्स और न्यूज इंडिया के हमारे चेयरमैन डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर जी ने लिखा है सर, और नितिन जयराम गडकरी जी काफी करीब अपनी बातों से मोह लेने वाले केंद्रीय मंत्री हम सभी के बीच एक बार फिर से जोरदार अभिवादन कीजिए नितिन जयराम गडकरी जी का।